नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वो समय आ गया है जब हम लोगों को मार्केट के अंदर थोड़ा कमर कस लेना चाहिए। बिकॉज देखिए मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूंगा मैं। और थोड़ी तबीयत मेरी इस बीच खराब हो रही है। अभी जस्ट एक एग्जाम था, मतलब एक दिन में तीन तीन एग्जाम थे, तो वो भी दे के अभी मैं जस्ट उठा हूँ। और 6:22 पर जस्ट मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम क्या कर सकता है। कल हमने लाइव में आपको एल्गो भी लॉन्च करके दिया था, जिसका मैंने जो पीडीएफ है ना वो नीचे लगा दिया है कि जो लोग को भी क्रिप्टो एल्गो चाहिए वो लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आप एक पीडीएफ को गो थ्रू करोगे तो मैंने सारा जो पीडीएफ के अंदर होता है बना के रख दिया है। अब देखिए यहां पर रिजल्ट का भी दौर अब शुरू हो चुका है, जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल होते हुए दिखेंगे। इट मीन्स कि आप समझो वो बात की मार्केट के अंदर अभी क्या है, टैरिफ वार चल रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रही हैं, मार्केट के अंदर स्टेबलाइजेशन आया नहीं हुआ है। साथ ही साथ में अब रिजल्ट का माहौल भी शुरू हो चुका है। और रिजल्ट ऐसा कि भाई आरबीआई रेट कट कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर्स के एनालाइज नीचे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में देखते हैं सबसे पहला जो काम हम करेंगे, हम इंडियन मार्केट की तरफ से शुरू करेंगे। अब इंडियन मार्केट में जो सबसे बड़ा रिजल्ट देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो है एचडीएफसी बैंक का Q4 का रिजल्ट आया। अब आपको Q4 का मोटा मोटा हेडलाइन क्या देखने को मिल रहा होगा कि न्यूज आर्टिकल्स क्या छापते हैं कि वाह वाह वाह, नेट प्रॉफिट 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ गया, 17,616 करोड़ का बीट कर दिया एस्टिमेट, 22 रुपए का डिविडेंड। लेकिन अगर आप इंटरनल चीजें देखोगे, एक बैंकिंग सेक्टर ऐसी सेक्टर होते हैं जिनका रिजल्ट आप सिर्फ इस बेसिस पर ही एनालाइज कर सकते कि भैया उनका कितना रिजल्ट आया है, कितना रुपया बनाया। आपको कई सारी चीजें देखनी होती है कि एडवांस कितना ग्रो हुआ, रिटेल लोन्स कितना ग्रो हुआ, डिपॉजिटर ग्रो कितना हुआ, एक्सपेंशन का क्या पैरामीटर है, बैंक के बैड लोन्स अच्छे लोन्स क्या है, बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है। आपको एक जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग एचडीएफसी बैंक के अंदर कुछ दिन पहले दिखा था कि देखो जब से एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है तब से ऑटोमेटिकली रिजल्ट को डिकोड करना इम्पॉसिबल हो गया है। मतलब आप ईयर ऑन ईयर नंबर को तो डिकोड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मर्जर हुआ है, 2 4 5 साल दोगे तब जाके मर्जर का इतिहास आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले एक बार मोटा मोटा हेडलाइन देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या है। तो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द Q4 of FY25, posting a 6.7% year-on-year rise in the standalone net profit of 17,616 crore. The earnings surpassed street expectation, with analysts projecting net profit of 17,000 crore, 17,072 crore, according to Money Control Board. अब देखो हमें ना ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट में कुछ बातें जो मैं लिखा हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अब एक एक चीज अगर मैं आपको बताने लगूं, इस पे दिखाने लगूं, तो आप एक एक चीज पढ़ोगे नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो लिख के आपको बता देता हूं। देखिए जो बैंक का एडवांस्ड है वो 5% से ग्रो किया है। दूसरा चीज, जो रिटेल लोन है वो 9% से ग्रो किया है, और जो डिपॉजिटर ग्रोथ है वो 15% से ग्रो किया हुआ है। ये तीनों पैरामीटर पिछले साल के बराबर ही, मतलब कुछ इसमें नया नहीं है कि कुछ नया आपको मैं बता दूं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी एक अच्छी हुई है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो थोड़ी नीचे आई है, वो 4.9% हुई है। बैंक अब थोड़ा अच्छा काम कर रहा है समय के साथ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से एक सबसे बड़ा सबक था एचडीएफसी बैंक के लिए इनका एनएमआईज, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अभी फिलहाल में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो एनआईएमएस है वो फॉल किया है 4% से, और जो कोर एनआईएम है वो 3.46% है। मैं आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूं, और Q4 FY25 का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो बैंक अभी 19.6 के कैपिटल एडिक्वेसी पर बैठा है। टीयर 1 कैपिटल एडिक्वेसी 17.2% है। एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए फेल हुआ है, स्लीपेज हुआ है, सिग्निफिकेंट गिरा हुआ है, पीसीआर 74% पे रहा है। नेट क्रेडिट कॉस्ट 29 बीपीएस आया हुआ। ब्रांच एक्सपेंशन 1 से 2 किलोमीटर में ये लोग बढ़ा रहे हैं। बिन का फोकस 5 से 6 किलोमीटर पे था, बट अब फिर ये 1-2 किलोमीटर के अंदर ब्रांच बढ़ा रहे हैं, जिसमें पैसा बहुत रखेगा, बहुत जाएगा पैसा। इस समय एचडीएफसी सबसे बड़ा जो इसका माहौल है उसमें स्लो डाउन कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ से जूझ रहा है, इंक्रीजिंग कासा से जूझ रहा है। तो रिजल्ट का ओवरऑल पैरामीटर देखें तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन एसेट क्वालिटी
उतनी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हुई जितनी बढ़ानी चाहिए थी। रिटेल लोन ग्रोथ थोड़ा अपग्रेड हुआ है बट उतना नहीं ग्रोथ हुआ है। बैंक एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल अपने पास रखा हुआ है, डिपॉजिट्स फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मोटा मोटा अगर आप मुझसे पूछोगे कि एचडीएफसी पिछले क्वार्टर के हिसाब से सौरभ भाई कंपेयर करके बताओ एक लाइन में कि मोटा मोटा क्या है, तो देखो हम उतना ज्यादा डीप में तो जाते नहीं। हमें क्या लगता है, हम एक लेमैन अप्रोच रखते हैं कि भाई कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, नॉन बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी हो, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, कुछ भी हो, हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रोजेक्शन क्या है और अर्निंग किस तरीके से उसकी आ रही है। अगर प्रोजेक्शन अच्छा, अर्निंग आ रही है, तो 1-2 मिनट के लिए हम थोड़े लोन बुक को, रिटेल्स लोन के ग्रोथ को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पैमाने पर एचडीएफसी बैंक का ये जो रिजल्ट है वो खरा उतरा है। एक समझो कि एक इक्विलिब्रियम जोन पर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। अब मैं इसको ना तो बहुत अच्छा कहूंगा ना तो मैं बहुत बुरा कहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कमेंट्री यहां पर पास कर सकता हूं बेस्ड ऑन द रिसेंट डेटा कि पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली यू कैन से कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। अब आप इसको किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट करोगे, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी अपने बहुत सारे ऊपर अभी भी चल रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बट ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है वो ओके है। अब दूसरी चीज, इस पूरे के पूरे रिजल्ट से हमें यह समझना पड़ेगा कि आने वाला जो हमारा हफ्ता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसको हम किस तरीके से देखें। तो अगर आप रिसेंट के चार्ट को देखोगे, शुरुआत करते निफ्टी से, तो आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में है। मतलब निफ्टी में जो डिक्लाइन आया था वो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में है। और मैं बार बार आपको ये चीज बोल रहा था कि निफ्टी के लिए हर्डल क्या है, निफ्टी के लिए हर्डल है 23400। आपको अगर याद होगा मेरा प्रीवियस वीक का कि 23400 पर एक 0.5 से लेके 0.62 का एक जीओई लेवल एक्टिवेटेड है। जीओई मतलब इफिशियंसी लेवल की एक स्विंग ऊपर का एक स्विंग नीचे का, कितना आराम से इस पर्टिकुलर जोन को बुल निकाल सकते हैं। और यहां पर वो चीज आपको होते हुए दिख भी रही है कि आराम से 23,400 का लेवल 23400 के लेवल बुल ने निकाल दिया है। हालांकि देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ हुआ या मैंने कुछ बोला तो आप तुरंत ट्रेड करोगे। आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज खुद जुटाओ, मेरी वीडियो से लर्निंग लो, खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, खुद अपना काम करो, देखो कितना मजा आपको आता है। तो अभी अपने पास एक गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि भाई हमारा जो जीओई लेवल था 23400 को, उसको बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। अब बैंक निफ्टी उस हर्डल पर आके रुका है जहां पर करो और मरो की जिंदगी है। जैसे 23837 से लेके 2405 एक पीएसवाई नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, जहां से मार्केट को फिर से डंप करने की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। कौन बनाएगा स्ट्रेटजी? बड़े प्लेयर। कौन बड़े प्लेयर? आपको इस बड़े प्लेयर को समझने के लिए 4 घंटे के पैरामीटर पर चलना पड़ेगा। अब आप 4 घंटे के पैरामीटर पर देखो तो मैं ये जोन आपको क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक स्विंग ये है, दूसरा स्विंग ये है और तीसरा स्विंग ये था, S1, S2 और ये S1। अब मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक पिछले बार भी यहां पर टिकाया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? मार्केट धड़ाम से फिर से गिर गया। लेकिन अगेन अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट इस स्विंग को भी टच कर देगा, यानी 24860 के ऊपर भी मार्केट निकल जाएगा। अब ये पूरा हफ्ता जो है हमें दो चीजों पर ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग के लिए मत सीखो, आप ये सीखो कि कैसे देखो मार्केट के अंदर जो इफिशियंसी होती है, जो प्राइस एक्शंस होते हैं, उनको समझना। एक बार इनको आप समझ गए फिर ट्रेडिंग तो आप चाहे दुनिया के जिस कोने में रह के करो ना भाई। अगर आप ये समझ के करोगे कि सौरभ भाई ने बताया 24,000 लेवल, तो मैं आंख बंद करके सौरभ भाई के लेवल पे ट्रेड करूं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी के लेवल पे ट्रेड नहीं करना, आपको सिर्फ लर्निंग देखनी है। अब आप देखो दोस्तों 24045 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो ये पूरा जो हफ्ता है आपको दिखेगा कि हर एक डिप पर मार्केट के अंदर बाइंग पावर अपने आप जनरेट हो रही है। अब जो अपने आप जनरेट होती है उसी को लोग क्या कह देते हैं कि नहीं मार्केट के अंदर बुल फिर से बैक हो रहे हैं, फिर से पैसा आ रहा है। लेकिन उसका रीजन तो समझ लो, उसका रीजन यही है कि जो सेलिंग वाले थे, अब अगर वो यहां पर फिर पैसा नहीं डालेंगे तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट फिर से वो ले खरीद के ऊपर लेके टांग देंगे, ऊपर 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 जाएगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट फेल होता है
23750 इस लेवल पर फिर से मार्केट फेल होता है और ये जो रेड लाइन मैंने आपको दिखाई है, जो स्विंग लाइन है, यानी 23500 के नीचे मार्केट फिर से सस्टेन करता है तो आपको फिर से मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा। क्यों भाई? हो सकता है कि ये एक जस्ट आपको रिझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए एक एनालिसिस हो। किसकी? बियर कैटल्स की, कि भाई आओगे ऊपर वाले प्राइस पे हम फिर से ठोकाई शुरू करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा समझना कि कंफर्मेशन अपना क्या है कि 24045 के ऊपर मार्केट फाइट करता रहे बरोबर। अगर ऊपर फाइट करता रहेगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, मार्केट अपने आप को अपफ्रंट पे खेलते हुए लेके जाएगा। तो इस हफ्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वह 24045 का ऊपर मार्केट को टिके रहना हरियाली के लिए, और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है 23500 के नीचे तो मार्केट के अंदर थोड़ी और आपको सुधार देखने को मिल सकती है, जिसको हम करेक्शन या रिट्रेसमेंट का नाम दे सकते हैं। सेम गोज विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी तगड़ा वाला बुलिश सेंटीमेंट यहां पर दिखा रहा है, इंक्लूडिंग दिस अगर आप एचडीएफसी बैंक का भी देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। एक समय हुआ करता था कि लोग कहते थे कि अब तो एचडीएफसी बैंक पैसा नहीं देगा, बड़ा हाथी बन गया, ये बन गया, वो बन गया। देखो भाई, ये मनी रोटेशन का गेम है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई कह दे ये होगा और वही होने लगा तो आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही बन के बैठेगा। जब एचडीएफसी बैंक पिछले क्वार्टर में क्रैश किया था, 1300-1400 आया था, तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई साहब जो क्रैशेस होते हैं ना वो हमारे लिए वरदान होते हैं। लेकिन उस समय आपने नहीं सुना, तो इस समय आप सुन लो कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर्स और काम करेंगे, जिस तरीके से कंपनीज बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, ईवीज ग्रो करेंगे, फंडामेंटली आप समझो बैंकिंग सेक्टर और ग्रो करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में मेरा भी कोई रुझान नहीं है, खास करके निफ्टी बैंक के अंदर, कि इस हफ्ते पूरा का पूरा क्या होगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो ज्यादा करके मैं यहां पर ये बोलूंगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्कैल्पिंग मोड ऑन रखते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर मुझे ज्यादा यहां पर पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर उतार चढ़ाव का माहौल जो है बना रहेगा। तो अगर आप एक न्यू प्लेयर है, न्यू ट्रेडर है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो आपका पैसा ज्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर बहुत ऊपर जा चुका है। बिटकॉइन के अंदर बात कर लेते हैं तो बिटकॉइन देखिए एक बहुत ही अच्छे साइकिल से रिटर्न करते हुए दिख रहा है, जिसको हम 76-74 बोलेंगे। और बीटीसी के अंदर भी अब कोई भी यहां पर मेजर ऐसा हर्डल मुझे दिख नहीं रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर पर्टेन रहेगा। जब तक टैरिफ की नौटंकियां चलती रहेगी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, बट नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, क्योंकि जो बीटीसी है वो अपने आप को काफी अच्छी तरीके से यहां होल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली बीटीसी के अंदर अभी यहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। हाँ, अगर बिटकॉइन अगेन 82,000 के नीचे ट्रेवल कर जाता है रात में या कभी भी कल, तो आपको फिर से एक थोड़ी सी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी यहां पर देखने को मिल सकती है। गोल्ड के अंदर एक बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ है। गोल्ड के अंदर क्या सेटअप बना हुआ है कि गोल्ड अपने लो को टच करके, जो हमने सपोर्ट लो बनाया था उसको टच करके फिर से बढ़ा है, लेकिन हर्डल अभी भी 3342 का है। अगर गोल्ड 3342 के आसपास आता है तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड आप अपॉर्चुनिटी यहां पर बना सकते हैं। और अगर गोल्ड आज और गिर जाए 3186, 3246, 3280, 3295, तो यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर हम लोग लॉन्ग पोजीशंस को देख सकते हैं। ऑयल अभी भी उसी तरीके से है, ऑयल के अंदर अभी भी कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे जिस तरीके से मार्केट को आप देख पा रहे होगे, ऑयल बहुत डाउन होकर फिर नीचे निकला है, लेकिन $68 के ऊपर ही मुझे लगता है कि ऑयल के अंदर बुलिश सेंटिमेंट बनाने लायक है। तो ये कुछ एनालिसिस है जो हफ्ते भर की हैं, इनको आप जरूर देखें, जरूर समझें और इस पर ही वर्क करें। खास करके बहुत सारे लोग मुझसे गोल्ड के बारे में लगातार पूछते आए हैं, तो मैं बता रहा हूं कि गोल्ड के अंदर देखो मल्टीपल फ्रेम्स का वर्क चल रहा है। इट मीन्स कि पैसा ऑफलोड भी हो रहा है, पैसा निकाला भी जा रहा है, पैसा फिर से लाया जा रहा है। बट हाई अगर ब्रेक करता है गोल्ड अगेन, तो ये समझना कि गोल्ड के अंदर बार बार डिप पर प्लानिंग की जा रहा है बाई की, क्योंकि गोल्ड अगर फिर से इस जोन के ऊपर जाता है, जो कि मेरा ये मानना है कि अप्रैल से लेके मई जून तक थोड़ा गोल्ड के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको चलते हुए दिखेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन जो गोल्ड का है ना, वो कहीं से भी ये इशारा नहीं करता है कि गोल्ड को इस स्तर पर होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, अगर हम ये जो डायनेमिक या जो अनसर्टेनिटीज मार्केट के अंदर आ रही हैं उनको हम हटा दें, तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि गोल्ड को इतना ऊपर लेके जाया जाए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि नहीं हम गोल्ड के अंदर आदान प्रदान करना स्टार्ट करेंगे, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप समझ के रखिएगा। बाकी इस पूरे हफ्ते मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक ग्रीन जोन का ही दिशा निर्देश रहेगा। ओवरऑल पिक्चर बहुत क्लियर है, चीजें सेटल हो रही हैं,
बट देखते हैं रात को किस तरीके से चाइना और ट्रंप का फिर से अनाउंसमेंट आना शुरू होता है। बाकी आप सब लोगों को मैं एक बात बता दे रहा हूं कि एल्गो जो है वो मैंने लॉन्च कर दिया है, पीडीएफ में डाल दिया हूं, पीडीएफ उसको पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेल्टा इंडिया वाले जितने भी लोग अभी तक अकाउंट नहीं खोले हैं, देखो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।